क्या आपको नदामत नहीं कि आप जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जैसे जज की हिमायत करते रहे, जिसका आज जस्टिस मोहम्मद मुनीर के साथ मुवाजना किया जा रहा है? ये सवाल एक ऐसे दोस्त ने किया था जिसको मैंने चंद साल कबल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की वजह से नाराज़ किया था। मेरे ये दोस्त साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बहुत करीब थे। एक मुलाकात में बाजवा साहब ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को इंतहाई मुतअस्सिब और बददियानत जज करार दिया। मैंने काजी साहब का दिफा किया और कहा कि अगर आप इस जज के ख़िलाफ़ किसी कार्रवाई का सोच रहे हैं तो आपकी सोच गलत है। आर्मी चीफ ने पूछा कि क्या आप जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ज़ाती तौर पर जानते हैं? मैंने बताया कि इन जज साहब से मेरी मुलाकात तो दूर की बात, कभी अलैक सलैक भी नहीं हुई। ये सुनकर बाजवा साहब ने कहा कि आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो किस किस्म के इंसान हैं। मुझे समझ आ चुकी थी कि फैज़ाबाद धरना केस में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसले से आर्मी चीफ नाराज़ हैं और काजी साहब के ख़िलाफ़ नाअहली का रेफरेंस तैयार किया जा रहा था। अभी इस रेफरेंस की किसी को कानो कान खबर न थी। मुझसे ना रहा गया। मैंने 15 अप्रैल 2019 को रोज़नामा जंग में शोहदा से गद्दारी के उन्वान से कॉलम में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ ताकतवर हलकों के मतवक्को कार्रवाई का भांडा फोड़ दिया और लिखा कि काजी फ़ाइज़ ईसा से लड़ने के बजाय उस दुश्मन से लड़ें जो हमें आपस में लड़ाकर फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करता है और अपने शोहदा के खून से गद्दारी ना करें। मैंने उस कॉलम में जनरल बाजवा के साथ होने वाली गुफ्तगू का कोई हवाला नहीं दिया था, लेकिन उनके और मेरे एक मुश्तरका दोस्त ने आर्मी चीफ का शिकवा मुझ तक पहुंचा दिया। उस दोस्त ने गुजारिश की कि मैं आइंदा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का दिफा ना करूं। मैंने उस दोस्त की गुजारिश को नज़रअंदाज करते हुए 25 अप्रैल 2019 को आखिरी फ़तह के उन्वान से कॉलम में एक दफ़ा फिर ये लिख मारा कि अदलिया को फ़तह करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि आखिरी फ़तह आइन व कानून की होगी। अभी तक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर नहीं हुआ था। मेरे कालमों से जो खुलबुली मची उसने वज़ीर आज़म इमरान खान को भी परेशान कर दिया। एक दिन खान साहब ने मुझे वज़ीर आज़म हाउस बुलाया और कहा कि वो किसी जज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जब मैं रुखसत हो रहा था तो खान साहब ने सरगोशी के अंदाज में मुझे कहा कि तुम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बता दो कि मैं उनके ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं कर रहा। मैंने वज़ीर आज़म को बताया कि मैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को जानता हूँ, ना मेरा उनसे राब्ता है। मैं तो सिर्फ़ इसलिए बार बार कॉलम लिख रहा हूँ कि मेरे ख्याल में हुकूमत को अदलिया से महाज आराई नहीं करनी चाहिए। मेरी बात सुनकर वज़ीर आज़म की ज़बान से अंग्रेज़ी में सिर्फ ये लफ्ज़ निकला, अनबिलीवेबल। उसी शाम जनरल बाजवा और मेरे मुश्तरका दोस्त ने मुझसे शिकवा किया कि आपने मेरी गुजारिश का लिहाज नहीं किया, और वाकई मैंने भी ज़्यादती की हद तक उस दोस्त के साथ बदलिहाजी कर दी। यही दोस्त अब मुझसे डरते डरते पूछ रहा था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की हमायत पर आपको नदामत है या नहीं। सवाल सुनकर मैं चंद लम्हे खामोश रहा। गलती का एतराफ़ करने में बुखल से काम नहीं लेना चाहिए। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे नदामत तो नहीं, अलबत्ता अफसोस ज़रूर है। मेरा ख्याल था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फैज़ाबाद धरना केस में जो फ़ैसला लिखा वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि ख़ुद मैंने भी हमेशा सियासत में खुफिया इदारों की मुदाखलत पर तनकीद की है। फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला दरअसल असगर खां केस में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का तसलसल था। लिहाजा मैं किसी जज की नहीं बल्कि उस मौक़िफ़ की हमायत कर रहा था जिसकी वजह से मैंने ज़ाती तौर पर बहुत तकालीफ़ उठाई। कमाल ये हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुझे ज़ाती तौर पर यकीन दिलाया था कि वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस नहीं भिजवाएंगे, लेकिन चंद दिनों बाद उन्होंने ये रेफरेंस सदर आरफ अलवी को भिजवाया और सदर ने यह रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेज दिया। 11 जून 2019 को रोज़नामा जंग में रुसवाइयों से डरता हूँ के उन्वान से मैंने इमरान खान को याद दिलाया कि आपने तो वादा किया था कि आप रेफरेंस नहीं भिजवाएंगे, लेकिन आपने तो रेफरेंस भिजवा दिया। वकला की तंजीमें और सिविल सोसाइटी काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ खड़ी हो गई और उनके साथ खड़े होने वालों को डराया धमकाया जाने लगा। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ मेरी पहली बाकायदा मुलाकात लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई। मैंने अपनी तकरीर में उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस की मज़म्मत की तो वो हाज़रीन में बैठकर मुझे सुन रहे थे। बाद अज़ां उन्होंने मुझे अपने अंग्रेज़ी में लिखे गए मकाले की नकल दी जो आज़ादी इजहार के मौका पर उस कॉन्फ्रेंस में पढ़ा गया था। उनके चीफ जस्टिस बनने तक मैं इस गलत फहमी में रहा कि वो आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। 13 अप्रैल 2023 को मैंने सकूत आइन के ख़तरे पर कॉलम में लिखा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सकूत आइन नहीं होने देंगे, क्योंकि सकूत आइन हमें सकूत ढाका से बड़े
बड़े साने से दो चार कर सकता है। अफसोस कि मेरी राय बिल्कुल गलत निकली। चीफ जस्टिस बनने के बाद काजी फ़ाइज़ ईसा ने फैज़ाबाद धरना केस में अपने फैसले की खुद ही खिलाफ वर्जी की और वह खुफिया इदारों की सियासत में मदाखलत के सहूलतकार बन गए। वो बुरे वक्त में भाग भाग कर आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लाहौर पहुंचते थे। चीफ जस्टिस बने तो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत को रऊनत से ठुकराते हुए कहा कि जज तकरीरें नहीं करते बल्कि फ़ैसले लिखते हैं। काजी साहब 13 माह चीफ जस्टिस रहे, लेकिन इस मुख्तसर अरसे में ज़्यादा वक्त वो अपने साथी जजों से और साथी जज उनसे लड़ते रहे। इनके दौर में हाई कोर्ट्स के जजों के साथ वही कुछ होता रहा जो इमरान खान के दौर में जनरल फैज़ हमीद ने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के साथ किया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने चीफ जस्टिस बनने के बाद पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, जिसने पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन कराया। उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था, लेकिन पिछले 13 माह में बलूचिस्तान से जितने नौजवान लापता हुए उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और गैर एलानिया सेंसरशिप में इजाफ़ा हुआ। काजी साहब इन मामलात पर न सिर्फ खामोश रहे बल्कि उन्होंने सहाफ़ियों पर ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जिनका उनके पास कोई सबूत न था। उनका असल किरदार मुबारक सानी केस में सामने आया, जिसमें वो अपना फ़ैसला बदलने पर मजबूर हुए और इसी केस की वजह से मौलाना फजलुर रहमान ने आइनी अदालत ना बनने दी ताकि काजी साहब आइनी अदालत के चीफ जस्टिस ना बन जाएं। काजी साहब ने बतौर चीफ जस्टिस अपने किरदार से पंजाब पर एक एहसान फरमाया है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि पंजाब ने नज़रिए ज़रूरत का बानी जस्टिस मुनीर पैदा किया। अब तो बहुत से गैर पंजाबी वकला ये कह रहे हैं कि जस्टिस मुनीर से ज़्यादा बुरा जज बलूचिस्तान ने पैदा किए हैं।